अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बड़ी काबिल ज़िक्र डेवलपमेंट्स हैं। आपने देखा कि 9 मई गुज़श्ता साल 9 मई के बाद अब तक जितनी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनका जितना भी ग्रुप था, ऑब्वियसली इतने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक जेस्चर जो बाहर आता था, उनके जो स्पेशली जो प्रेस रिलीज होती थी, हैंड आउट होता था या छिन छिन के खबरें आती थी, उसमें एक जेस्चर ये फील होता था कि वो बहुत गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में हैं अगेंस्ट पीटीआई एंड इमरान खान। लेकिन पहली दफ़ा इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आउट हुआ है, पब्लिक तक पहुंचा है ऑफिशियली ISPR के जरिए, उसमें लग रहा है कि अब उनकी तवज्जो कहीं और दूसरी तरफ भी मायल हुई है। अब पीटीआई की तरफ से थोड़ा सा हल्का हाथ उन्होंने रखा है। अब तक जितने भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जब इख्तिताम पे एलामिया आता था, उसमें कहीं ना कहीं 9 मई कहीं ना कहीं इमरान खान डायरेक्टली इनडायरेक्टली और पीटीआई का जिक्र आ जाता था और वही शदीद गमो गुस्सा होता था। लेकिन इस दफ़ा हल्का सा इशारा है और तबसरा करने वाले ये भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा ये इशारा भी शायद पीटीआई की तरफ उस तरह नहीं है जिस तरह शायद वो कुछ और उमूर पे वो बात कर रहे हैं। कोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इसलिए भी ये थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है, उसकी रीजंस फॉर एग्जांपल जो SFIC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसको हेड एक आर्मी जनरल कर रहे हैं और उनके साथ बाकी आर्मी के अफसरान हैं, 43 अफसरान की तादाद बताई जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए राह हमवार कर रहे हैं। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का इनिशिएटिव है, जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ और अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन वो शायद ये समझते हैं आसिम मुनीर साहब कि वो जिस तरह वो खुद बाहर जाके लोगों से मिल रहे हैं, UAE की गवर्नमेंट से, सऊदी गवर्नमेंट से या और भी जहाँ कतर, कुवैत, बहरीन, जहाँ जहाँ वो लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो बतौर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्हें कोई रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब क्यों रजिस्ट करें? ये तो अपने भाईजान को भी कहते हैं कि भाईजान ना करें, इसी तनख्वाह पे हम गुजारा करते रहें। आप वो पुराना सिविल सुप्रीमेसी वाला और मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, वो पुराने आपके दकियानूसी ख्यालात हैं, उनको भूल जाएं। ये ठीक है, बस ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, आपकी बेटी मेरी भतीजी प्राइम चीफ मिनिस्टर है, तो बस जिस तनख्वाह पे गुजारा करने के लिए वो कहते हैं करते रहें, वरना आपसे एहतसाब सेल और वो जो बाद में जो जेल कैदोबंद की सहूलतें हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि केसेस तो यहाँ बंद होते जहाँ देर नहीं लगती, वही जितनी तेज़ी से बंद होते हैं इतनी तेज़ी से खुल भी जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो ये रास्ता अपनाए हुए हैं, लेकिन इसीलिए वजह से क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उनके घुटनों में हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, फैसल वावड़ा साहब को, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को, इन सब को सेनेटर भी बनवा लिया, अपनी अपनी मर्जी की पोस्टों पर भी बिठा दिया, एक नहीं 3-3 4-4 ओहदे भी दिलवा दिए, और जो आगे वो करना चाहते हैं वो भी अपने बिल्कुल प्लान पे ठीक हैं। दरमियान में अगर मियां नवाज शरीफ चाहें भी तो उनको रोकने के लिए उनके पास एक नहीं 1000 वजूहात और 1000 मौके मौजूद हैं, 1000 रीजंस मौजूद हैं, और वो बिल्कुल रोकेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को। अब ये हिम्मत होगी मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो जो वोट को इज्जत दो और सिविल सुप्रीमेसी और मुझे क्यों निकाला और वो पुराना अगना राग अपना अलापना चाहते हैं, तो मियां साहब बिस्मिल्लाह, आप ट्राई करें, आप अपनी कोशिश करें, पिंडी वाले अपनी कोशिश करेंगे, मैच आपका अच्छा पड़ेगा। हालांकि मैच में आखिरी कामयाबी आपकी नहीं होनी, कामयाबी उसकी होनी है जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है और जिसका नाम कैदी नंबर 804 है। आपको अगर उस हद तक की सख्तियां बर्दाश्त आप कर सकें, जो कि आप नहीं कर सकते, और उस हद तक आप अपनी लड़ाई ले जाएं, तो फिर तो शायद आपको कोई पॉपुलैरिटी का कोई ग्राफ आपको ऊपर चला जाए। अदरवाइज आपकी ये कोशिश रायगां जाएगी, बल्कि उल्टा आप अपने भाई की हुकूमत भी गंवा बैठेंगे। बेटी की शायद इतनी जल्दी ना जाए, लेकिन भाई की हुकूमत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल पीछे जरदारी साहब शुस्त लगा के बैठे हुए हैं, निशाने पे हैं, वो देर नहीं लगाएंगे। और अगर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नवाज से सीटें वापस छीनने का अमल आगे बढ़ता गया, तो फिर शायद जरदारी साहब ज़्यादा दूर नहीं होंगे अपने निशाने के, और फिर शायद PTI वाले भी थोड़े से फाल रोल अपना सियासी अदा करना शुरू कर दें, और उन्हें भी थोड़ी सी आज़ादी से सांस लेने की, सियासी सांस लेने की मैं बात कर रहा हूँ, इजाज़त मिल गई, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब आपके लिए, फिर आप चाहेंगे भी तो आपको लंदन का टिकट भी नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या अर्ज है। आप ये समझते हैं कि आप अभी तक पॉपुलर हैं, तो वो पंजाब की सियासी राख में दबी दबी जो चंगारियां हैं उन्हें हवा देख के देख लें। हाँ, बात करते हैं दोबारा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसमें वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटेंगे जो आर्मी को डिफेम कर रहे हैं या आर्मी के खिलाफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो डिफेम करने वाला अब जो मामला आया है, ये भावल नगर के वाक़े के बाद का है, कि भावल नगर वाला जो वाक़या हुआ था, पुलिस और आर्मी के जवानों की जो झड़प हुई, उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे इस बात को उछाला गया,
حالانکہ جنرلی اس میں زیادہ اٹیک تو لوگ سوشل میڈیا پہ پنجاب پولیس پہ لوگ کر رہے تھے کہ پنجاب پولیس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے، حالانکہ ناخوشگوار واقعہ ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، دونوں صورتوں میں غلط ہوا ہے۔ پولیس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہے، جوابی طور پر آرمی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہے، دونوں کام غلط ہوئے ہیں۔ لیکن پنجاب میں اکثریت لوگ جو پنجاب پولیس سے ستائے ہوئے لوگ تھے، آئی جی پنجاب عثمان انور اور ان کی ٹیم سے، وہ لوگ اسے احسن قرار دے رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی تو بدنامی تو آرمی کی بھی ہوئی، کیونکہ پولیس کو تو اتنا ڈسپلن ادارہ نہیں سمجھا جاتا تھا، آرمی کو تو ایک ڈسپلن ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ دونوں کے اہلکاروں نے، دونوں کے لوگوں نے اپنے کپڑوں سے باہر نکل کے کام کیا، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اب اس میں اگر ایک ادارے کی بے عزتی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، تو اس پہ پھر اتنا سا بیان تو دینا ان کا بنتا تھا۔ لیکن دوسری طرف بشام میں جو واقعہ ہوا، پھر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، ابھی نوشکی میں جو 4 دن پہلے ہوا، یہ سارے واقعات ملا کے اگر دیکھا جائے تو پھر واقعی ہماری آرمی والے یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہماری کافی بے عزتی ہو رہی ہے۔ ہاں، اس پہ انہوں نے احتجاجاً ایک لائن دے دی ہے کہ یہ ایک بڑا کوئی منصوبہ لگتا ہے ہمارے خلاف، ایک بڑا ڈیزائن ہے ہمیں پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کا، اور اس کا حصہ بننے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ میرے خیال میں تو یہ 9 مئی والے کی طرف نہیں ہے، یہ باقی جتنے عوامل ہیں ان کی طرف زیادہ ہے۔ لیکن اگر 9 مئی والے بھی اس میں آ جاتے ہیں تو وہ تو 1 سال سے اس کے زد میں ہیں۔ اب دیکھیں اس کو آگے چل کے کیسے دیکھتے ہیں۔ دوسرا کور کمانڈرز کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک کور کمانڈر منگلہ کے تھے شاید، بلال احمد صفدر، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ریزائن میں انہوں نے لکھا ہے ذاتی وجوہات۔ اب وجوہات آرمی والوں کی، سول والوں کی آج کل وجوہات نہیں سامنے آتی، تو آرمی والوں کی وجوہات کیسے سامنے آئیں؟ ہاں، obviously 4-6 مہینے، سال 2 سال بعد جس طرح قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بولنے شروع ہوئے، شاید یہ بھی ایمن بلال صفدر جو جنرل کور کمانڈر منگلہ تھے، یہ اگر بولنا شروع ہوئے تو پھر پتہ چلے گا۔ اس وقت تک ان کی ذاتی وجوہات کا نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اس طرح اگر آپ کی ٹیم میں سے ایک بندہ ریزائن کر کے جانا شروع ہو جائے تو obviously مورائل تو ڈاؤن ہوتا ہے۔ لیکن ہماری آرمی اتنی کمزور بھی نہیں ہے کہ ایک آدھ جنرل کے چھوڑ جانے سے ان کا مورائل ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن اس جو ابھی پریس ریلیز آئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کی توجہ اب پی ٹی آئی سے تھوڑی سی ہٹ گئی ہے، اب وہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، اور جانا اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو سعودی انویسٹمنٹ کی ساری کہانی ہے، یہ عاصم منیر صاحب نے یہ ڈول ڈالا تھا۔ اب عاصم منیر صاحب اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کونسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناکام ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ اب تک جتنی بھی ان کی امیدیں تھیں ان میں کوئی پازیٹیو اگر کوئی موو ہوئی ہے تو وہ صرف ابھی جو سعودیہ کا وفد پاکستان کے دورے پہ آیا ہے، اور یہ ایک اعلیٰ سطحی وفد ہے جس میں واقعی ان کے اپنے اپنے منسٹریز کے، متعلقہ منسٹریز کے ایکسپرٹس بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں وزراء کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ایک توقع ہے کہ شاید کوئی پاکستان میں پراپر انویسٹمنٹ آتی نظر آئے۔ اب اگر پراپر انویسٹمنٹ آتی نظر آ رہی ہے آرمی چیف کو، اور ان کے کور کمانڈرز نے اس پہ بھی غور کیا ہوگا کہ اگر ہم نے اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کونسل اور جو ہم نے 43 آفیسرز پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کا کوئی جواز بنانا ہے، تو ہمیں سرمایہ کاری آنے دینا ہوگی، اور سرمایہ کاری کو ویلکم کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اگر انسرٹینٹی ختم ہوگی تو obviously یہاں انویسٹمنٹ آئے گی، اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے شرط انسرٹینٹی ختم کرنا ہے، تو وہ شرط تو پھر عمران خان کو ریلیف دینے میں ہی مضمر ہے۔ اور اگر عمران خان کو ریلیف دینا ہے تو اس کی ابتدا یہ ہوگی کہ تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکرز پہ جو ہم نے ایک آئینی ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، انہیں شکنجے میں لیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نرم کریں، تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑی سی نرمی ہوگی پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کے کچھ اثرات تو نظر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں، انویسٹمنٹ جو ڈیلیگیشن ہے سعودیہ والوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح دبئی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ دبئی میں جس طرح جبل علی انڈسٹریل اسٹیٹ، وہاں جو ایریا ہے، وہاں انہوں نے 1 ونڈو آپریشن شروع کیا تھا کہ وہاں ایک بندہ ان کے جبل علی کے مین گیٹ پہ جائے، کوئی انویسٹر، اور وہاں جا کے صرف بتا دے کہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں فلاں ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ آپ کو اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے مختلف سیکشنز بنائے ہوئے ہیں جو یو اے ای میں انویسٹمنٹ کے مختلف اریناز انہوں نے اوپن کیے ہیں۔ آپ متعلقہ آپ کے شعبے میں وہاں جا کے ملوا دیتے ہیں متعلقہ افسر سے، اس کے بعد آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ ہم یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، باقی اس کے بعد وہاں جتنے بجلی، پانی، گیس، لوکل میونسپیلٹیز کے لاز، یہ وہ سارا کچھ وہ ڈپارٹمنٹ ٹیک کیئر کرتا ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دیز ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، وہ صرف ایک 1 ونڈو آپریشن ہوتا ہے جبل علی انڈسٹریل اسٹیٹ یو اے ای متحدہ عرب امارات میں۔ وہ اس طرح کی جبل علی انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرح کی پاکستان میں بھی 1 ونڈو آپریشن چاہتے ہیں۔ اب یہ 1 ونڈو آپریشن کو پاسبل بنانے کے لیے ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ سے جہاں ہیلپ چاہیے ہوگی، اسی طرح انہیں کے پی کے گورنمنٹ سے بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، انہیں بلوچستان گورنمنٹ سے بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، کیونکہ بلوچستان میں منرل کے ڈپارٹمنٹ میں کافی انویسٹمنٹ کی توقع ہے، اور کے پی کے میں منرل کی ہے
टूरिज्म की है और एक और तीसरा डिपार्टमेंट मुझे अब याद नहीं आ रहा, दिया आमिर बादशाह डैम। इन 3 सेक्टर्स में वहाँ इन्वेस्टमेंट होनी है। जब वहाँ इन्वेस्टमेंट होनी है और आप उस तरह की वन विंडो ऑपरेशन चाहते हैं वहाँ कि इन्वेस्टर जाए सिर्फ बता दे कि मैंने ये काम करना है, बाकी उसके बाद वो सारे काम करना मुतलका गवर्नमेंट का काम होगा। जो इन्वेस्टर है वो बिजली के महकमे में नहीं जाएगा, इन्वेस्टर गैस के महकमे के साथ जाके नहीं सर खपाएगा, इन्वेस्टर लोकल म्यूनिसिपैलिटीज में नहीं जाएगा, इन्वेस्टर नहीं जाना, मुतलका गवर्नमेंट का मुतलका डिपार्टमेंट और डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे। इस तरह का वन विंडो ऑपरेशन चाहते हैं हमारे आर्मी चीफ इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए। तो वो तभी मुमकिन है जब तमाम मुतलका हुकूमतें जो इसमें फैसिलिटेटर हो सकती हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे। और ताल्लुकात की बेहतरी ये है कि आपने जो इतनी हीट मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी स्पेशली PTI के अगेंस्ट की हुई थी उसको थोड़ा सा आपको कूल डाउन करना पड़ेगा। इसलिए भी ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो एलामिया है वो थोड़ा सा ठंडा है। लेकिन आपको बताते चलें कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को एक पहली वाज़ेह नाकामी का भी सामना हुआ है अभी हाल ही एक दिनों में। खबर यह है कि रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेडलाइन दी गई है 30 अप्रैल की, और अभी 2 हफ्ते हुए हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की डेडलाइन थी कि रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। उसमें मुख्तलिफ FBR की टीमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद तो नहीं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वहाँ वो जा रहे हैं और रिटेलर्स की कर रहे हैं स्टेशन। लेकिन इस दौरान जो दावा था इनका, और फिर उसमें शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी बड़ी तकरीरें की, इनका दावा था कि हम ताजर फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टी हैं मुस्लिम लीग नवाज का, वो सारा दावा धड़ाम से ज़मीन पे जा गिरा कि अभी तक सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 50 से भी कम लोगों ने रजाकाराना तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। जितनी रजिस्ट्रेशन अब तक हो रही है वो बाई फोर्स हो रही है, डंडे के जोर पर हो रही है, और उसके भी फिगर्स बताने वाले बताते हैं कि वो इतने हौसला अफजा नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान में से, अब आप कहेंगे जी कि रिटेलर्स इतने नहीं हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। टोटल रिटेलर्स जो FBR के रेडार पे हैं वो 37 लाख हैं, और 37 लाख में से FBR बताता है कि 3 लाख रजिस्टर्ड हैं, 34 लाख अनरजिस्टर्ड हैं। 34 लाख को रजिस्टर करने का मामला था रिटेलर्स का। अब यहाँ सिर्फ रिटेलर्स नहीं है, इसमें इन्होंने मजीद कैटेगरीज ऐड की हुई हैं SFIC की मदद से। रिटेलर्स होंगे, डीलर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे और इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स होंगे। अब ये 4 कैटेगरीज हैं, इन 4 में से सिर्फ रिटेलर्स 34 लाख दस्तयाब हैं। उन 34 लाख में से सिर्फ 50 बताने वाले FBR वाले बताते हैं कि 50 का नंबर पूरा नहीं हो रहा, मतलब है 40s में है, 45, 46 लोगों ने रजाकाराना तौर पर पूरे पाकिस्तान में आगे आके कहा है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ एंड मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं और हम ताजरों में बहुत पॉपुलर हैं, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये झूठा सा तासर है कि ये ताजर फ्रेंडली हैं। ताजर फ्रेंडली होते तो पाकिस्तान भर से लोग जौक दर जौक आके अपने आप को वॉलंटरीली रजिस्टर कराते ना, रिटेलर्स नहीं कराए। तो इसलिए ये भी इनका दावा झूठा साबित हुआ। ना शहबाज शरीफ साहब पॉपुलर हैं, ना नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हैं। तो ये पहली नाकामी है SFIC की और हमारी इन हुकूमतों की और हमारे इन रहबरों की जो अपने आप को रहबर और रहनुमा मानते हैं। और ये रजाकाराना स्कीम जो है ये खत्म हो जानी है 30 अप्रैल को। देखते हैं इसको डेट इन्हें बढ़ानी पड़ेगी या क्या करेंगे। दूसरी तरफ FBR ने अपने जराये से 24 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदाही कर रखी है। ये निशानदाही कैसे रखी है उन्होंने? ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, महंगे घर खरीद रहे हैं, महंगी ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट से हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। उनको मार्क किया हुआ FBR ने। वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 24 लाख उन्होंने ऐसे नॉन फाइलर किए हैं कि जिनका लेना देना तो बहुत बड़ी अमाउंट्स में है, लेकिन वो नॉन फाइलर हैं। आज तक उन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया, अपने आप को एज ए टैक्स फाइलर रजिस्टर नहीं कराया। तो 24 लाख नॉन फाइलर पे नज़र है इस गवर्नमेंट की और FBR की, लेकिन शायद इस पे हाथ ना डाल सकें क्योंकि मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब पे तो हिम्मत नहीं है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वालों की तो इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक है, वो FBR को तो इस तरह आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट नहीं कर सके। और अगर उन्होंने ही करना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ बैठ के क्या करना है। लेकिन एक और टारगेट इन्होंने किया हुआ है कि हम 1 जनवरी 2025 से 5 लाख नॉन फाइलर्स की टेलीफोन की सिम्स बंद कर देंगे। अब ये टारगेट तो FBR ने किया हुआ है और शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ इत्तेफाक करते हैं और इन्होंने कहा हुआ है कि हाँ जी बिल्कुल कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप में हिम्मत है और आप करना चाहते हैं और वाकई आप चाहते हैं कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स फाइल करें, तो ये जनवरी तक का इंतज़ार क्यों? अभी क्यों नहीं करते? आपके पास तो 24 लाख आपने पकड़ लिए हैं लोग, वो जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स, हैवी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, और उन्हें टैक्स फाइलर होना चाहिए और वो टैक्स फाइलर नहीं है। तो अभी उनकी सिमें बंद करें, शायद टैक्स बेस बढ़ जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब में हिम्मत नहीं है और कौन जाने
जनवरी 2025 तक इनकी हुकूमत भी रहती है या नहीं, या नहीं हो। इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने कुर्ब जवार के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।